हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये चैप्टर का पहला लेक्चर, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। इस चैप्टर में जो चीज़ हमें पढ़नी है वो देख लो पहले एक बार। पहला तो हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे इस चैप्टर का। फ्लूइड्स, मेन बात यह है, फ्लूइड के बारे में देखोगे। फिर प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्लूइड्स इन मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, स्टोक्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं आपके इस चैप्टर में। डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स यहाँ पे आपको दिया है, जहाँ पे सबसे पहले फ्लूइड मतलब क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है, जो भी फ्लो कर सकता है उसे आप फ्लूइड बोलोगे। चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, वो अगर वो फ्लो कर रहा है बिल्कुल तो वो एक फ्लूइड है। अ फ्लूइड हैज वेरी लो टू नो रिजिडिटी। इसमें रिजिडिटी नहीं होती, इसमें ऐसा नहीं है कि वो चीज काफी हार्ड है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा नहीं कि फोर्स लगाने पे वो ब्रेक कर जाएगा ना। तो रिजिडिटी, ब्रिटल, ऐसे वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी फ्लूइड में। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, देयरफॉर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया लिक्विड्स का, गैसेस का, तो ये फ्लो कर सकते हैं, इसलिए आप इनको दोनों को ही फ्लूइड्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज एकदम याद रखना, फ्लूइड्स मतलब सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। लिक्विड, गैसेस आते हैं इसमें। उसके बाद डिटेल में देखते हैं फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा भी फ्लूइड में आता है, वो भी फ्लो कर सकता है। प्लाज्मा भी आप फ्लूइड बोल सकते हो, बट मेन हम जो इस चैप्टर में देखने वाले हैं, फ्लूइड को एज लिक्विड एंड गैसेस आप देखोगे। ठीक है, liquid is a substance that deforms continually under the action of an external force। तो लिक्विड जो है वो लगातार डिफॉर्म कर सकता है, और डिफॉर्म करके डिफॉर्म करेगा विद द एक्सटर्नल फोर्स, और डिफॉर्म करके वो अपना शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर मैं गैस की बात करूं तो ये दोनों ही चेंज कर लेगा। अगर आप प्रेशर लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो, तो ये अपना साइज भी चेंज कर सकता है, अपना शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है, आप इसको कंप्रेस करके बहुत कम वॉल्यूम में ला सकते हो, मतलब आपने उसका साइज चेंज कर दिया। और आप जिस कंटेनर में रखोगे उसका वो शेप ले लेगा। तो इसको क्या बोलते, उसको डिफॉर्म करना है तो बोलते हैं, डिफॉर्म करना मतलब उसका शेप और साइज चेंज करना। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के लिए नो डाउट, एक तो आप शेप चेंज कर सकते हो। शेप चेंज करोगे, जिस कंटेनर में रखोगे वैसा लिक्विड शेप ले लेगा। और साइज की बात करें तो साइज काफी कम ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आप जो कॉम्प्रेस कर पाओ, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैस काफी कम होती है लिक्विड में। तो साइज ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, नेग्लिजिबली। और या फिर आप बोलो वेरी स्मॉल अमाउंट, आप उसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब एट द एंड। ठीक है, शेप एंड साइज में हम चेंजेस ला सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फ्लूइड है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है फ्लूइड की, कि वो डिफॉर्म हो सकता है, उनका डिफॉर्मेशन हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड की बात करें, आइडियल फ्लूइड मतलब क्या? जैसा कोई फ्लूइड ना बन पाए ऐसा फ्लूइड, इतना अच्छा, इतनी सारी प्रॉपर्टी एकदम प्रॉपर होगी, 100% एकदम एक्यूरेट होगी, प्रॉपर्टीज देखने को जो मिलेगी आपको, आप वर्ड्स में उसको डिफाइन कर सकते हो ऐसा कुछ। एक आइडियल फ्लूइड की बात करें, कॉम्प्रेसिबल नहीं होते, इसको आप दबा नहीं सकते। आप देख सकते हो तो गैस को भरपूर मात्रा में आपसे साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसी बात बोली है कि आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आप दबा ना सको, उसका साइज चेंज ना कर सको, मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ एटम सेम है तो मास भी सेम रहेगा, और अगर वॉल्यूम और मास सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसलिए बोला डेंसिटी इज कांस्टेंट। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब क्या, इट्स फ्लो इज स्मूथ विथ नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। मेन ये बात होता है इसका कि जो पार्टिकल्स हैं, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक्सट्रीम में फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसा, यहाँ पे मान लो पानी फ्लो हो रहा है और पानी के स्ट्रीम कुछ ऐसे, मतलब हर एक लेयर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स मिलेंगे आपको पानी के, वो अपने खुद के एक्सिस में नहीं घूमेंगे। अगर रोटेशन कर रहा होता तो मैं बोलता कि अपने खुद के एक्सिस पे वो गोल घूम जाता, आगे तो जा रहा है, साथ ही साथ अगर वो खुद के एक्सिस पे घूम जाता तो मैं बोलता रोटेशनल, जो कि रियल लाइफ में होता है। बट आइडियल के लिए क्या बोला है भाई, नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो बस आगे बढ़े, अपने एक्सिस में खुद ही ना घूमे, जैसे एक रोटेटिंग बॉडी होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। सो पार्टिकल, द फ्लो इज इरोटेशनल। इट इज नॉन विस्कस। विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा बनाता है। जैसे जितना ज्यादा जो गाढ़ा लिक्विड रहेगा, उतना आप बोलोगे कि विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हनी की बात करूं तो उसमें विस्कोसिटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, हनी का एग्जांपल लें तो देर विल बी वेरी हाई विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, मतलब वहां पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन होगा इन द फ्लो। मतलब जब भी कोई चीज फ्लो होती है तो लेयर में फ्लो होती है। ठीक है, जैसे कि ये सरफेस है, तो अगर यहां तक है आपका हनी, तो ये कुछ लेयर्स में डिवाइड हो गया होगा, इसका फ्लो कुछ लेयर्स में होगा। इसमें क्या होता है, जो लेयर सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर सबसे स्लो फ्लो करेगी, बिकॉज ये कांटेक्ट में है विद द सरफेस। तो एक तो फ्रिक्शन ऊपर के लेयर के साथ भी है, इन एडिशन विद द बॉटम सरफेस से भी उसका फ्रिक्शन है, दोनों तरफ से वो रगड़ रहा है, तो इसलिए इसका स्लो, इसका जो स्पीड है वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। उसके ऊपर के लेयर की बात करें तो ये इस इसके साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि काफी स्लो मूव कर रहा है, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, नॉट लाइक द सरफेस, बट उससे थोड़ा कम रहेगा। और ऊपर के सरफेस के साथ भी थोड़ा सा रगड़ेगा वो, तो इसका देखा जाए कंपैरेटिवली, इससे बॉटम वाले लेयर से ज्यादा स्पीड होगा, फिर इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। मतलब क्या कि जब लेयर्स मूव करते हैं तो आपस में उनमें फ्रिक्शन होता है। अगर वो फ्रिक्शन ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ विस्कोसिटी ज्यादा है, जो लिक्विड है वो गाढ़ा है, जो फ्लूइड है वो गाढ़ा है। और जैसे आप वाटर तक आओ, वाटर में आप क्या देखोगे कि विस्कोसिटी काफी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम मतलब क्या, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो काफी कम होगा, जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो काफी कम होगा, और इसलिए उसका जो फ्लो है काफी फास्ट है एज कंपेयर टू हनी। अगर आप हनी को गिराओ एक जार से और एट द सेम टाइम पानी को गिराओ, तो पानी कंटेनर को खाली कर चुका होगा, बट हनी क्या पता वो फर्श पे पड़ा ही ना हो, बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनली भी अंदर के लेयर्स में जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा है हनी में, और पानी में वो कम है। एक आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होनी नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन जो है लेयर्स के बीच में वो क्या रहे, ना रहे, जीरो रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है देखा जाए रियल लाइफ
फ्लूइड कोई भी उठा लो, आप गैस ही ले लो, वहां पे फ्रिक्शन मिलेगा आपको। बट यहाँ पे हम वो बात करें जो नॉन रियलिस्टिक है और अच्छी अच्छी एकदम, ठीक, जो होना चाहिए था फ्लूइड के लिए वो सब दिया है। इट्स फ्लो इज स्टेडी, इसका जो फ्लो होता है स्टेडी होता है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होती है हर एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट होती है, हर एक पॉइंट पे। अभी आप देखोगे जैसे विस्कोसिटी अगर होगी तो देखो, जैसे विस्कोसिटी विस्कोसिटी होगी तो वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन होगा, उसके हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, जो लेयर सबसे नीचे है, जो सरफेस के कांटेक्ट में सबसे स्लो मूव करेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे लेयर की स्पीड क्या दिखेगी आपको, ज्यादा होते हुए दिखाई देगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब क्या, चेंज हो रही है। मतलब हर एक पॉइंट पे नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए हर एक पॉइंट पे आप देखोगे कि द वेलोसिटी विल इंक्रीज, और वी कैन से द वेलोसिटी विल चेंज। बट यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे हर एक पॉइंट पे, हर समय। तो ये चीज भी देखी जाए तो, अगर आइडल की बात हो रही है ना, अगर विस्कोसिटी नहीं है तो भाई बात तो आप एकदम सही कह रहे हो कि हाँ भाई वेलोसिटी एकदम सेम रहेगा फ्लूइड का, नीचे का लेयर हो ऊपर का लेयर हो, कहीं भी आप ऑब्जर्व करोगे वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, फॉर आइडल फ्लूइड। तो ये बातें हैं एक आइडल फ्लूइड की। पहला क्या, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मास इज अगेन कांस्टेंट, और डेंसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट। सेकंड क्या है, फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब रियलिटी में ये होता है कि पार्टिकल्स अपने एक्सेस में घूमने लगते हैं, होता है ये चीज, बट हमें यहाँ पे बोला है कि नहीं घूमने चाहिए, इरोटेशनल है फॉर आइडियल फ्लूइड, ठीक है। और फिर नॉन विस्कोस, मतलब विस्कोसिटी यहाँ पे जीरो होगी, देर विल बी नो इंटरनल फ्रिक्शन, और लास्ट में फ्लो इज स्टेडी, मतलब फ्लो एकदम कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट होगा एट एवरी पॉइंट, एट एनी टाइम। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, एक नॉर्मल फ्लूइड की बात करें, एक फ्लूइड का एक नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात करें, आइडियल, आइडियल की बात तो हो गई, एक फ्लूइड की बात करें। सो पहला तो हमने देखा ही था कि इट डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उससे वो अपोज नहीं करता, मतलब वो डिफॉर्म हो जाता है। अगर आपने कोई फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करेगा, जैसे सॉलिड करता है। हमने प्रॉपर्टी देखी है, इलास्टिसिटी देखी है, प्लास्टिसिटी देखी है, खासकर इलास्टिसिटी की बात करें तो जैसे कोई रबर है, ठीक है, रबर की पूरी बॉडी है, मैंने अगर यहां से फोर्स लगाया तो इसका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा, अपनी जगह थोड़ा सा छोड़ देगा ऊपर से, बट जैसे मैंने फोर्स हटाऊंगा वापस से ये वैसे ही हो जाए। मतलब लगातार एक इंटरनल फोर्स ऐसी लग रही है जो कि ट्राई कर रही है कि भाई आपने जो डिफॉर्मेशन किया, जो आपने शेप साइज चेंज किया, उसको अपोज करके वापस से वो नॉर्मल चीज बना दे, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। सॉलिड में ये चीज होती है, आयरन रॉड में ये सब पढ़ा था हमने, इलास्टिसिटी जो आयरन रॉड में है वो ज्यादा होती है रबर से, तो सॉलिड में ये चीज दिखाई देती है। बट फ्लूइड्स जैसे कि लिक्विड और गैस, इनमें डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए कोई इंटरनल फोर्स नहीं होता। हाँ भाई शेप चेंज कर दिया, हाँ, वो लड़ने को आएगा ही नहीं वो कि भाई क्यों चेंज किया, वापस से मुझे वही बनाओ, नहीं होगा। तो अगर आपने उसको डिफॉर्म किया तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, यहाँ पे टेम्पररी था, चेंज किया और फोर्स हटाया वापस से अपनी जगह पे वो आया। इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, नो डाउट फ्लूइड है, नाम ही है तो, पहले देखा था डेफिनेशन में, कोई भी चीज फ्लो कर सकती है तो फ्लूइड है। इट हैज द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना, ये भी चीज नॉर्मल है, लिक्विड हो गैस हो, आप जिस कंटेनर में डालोगे वैसा वो शेप ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर। सो प्रेशर का हिसाब किताब बहुत पहले से पता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन में जाए तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट
पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो प्रेशर के लिए वही बोला है कि आपका जो फोर्स है, ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया मतलब नीचे एरिया आएगा तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोर्स ही नहीं बोला है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बोला। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या होता है? क्या होगा नॉर्मल फोर्स मतलब? परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट। थ्रस्ट एक वर्ड है फॉर परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे कि ये सरफेस आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि एकदम ऊपर से सरफेस पे एक फोर्स पड़ा जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर था, उसे आप नॉर्मल फोर्स बोलो या थ्रस्ट बोल लो। तो नॉर्मल फोर्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा फोर्स लगे, ऐसा फोर्स लगे, नहीं, ये नहीं चाहिए। आपको अगर प्रेशर निकालना है तो आप बताओ भाई उस पर्टिकुलर एरिया में कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगा, या अगर ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है तो आप उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ। वो जनरली डिफाइन करेगा प्रेशर को, टेढ़ा मेढ़ा फोर्स नहीं डिफाइन करेगा। 30 डिग्री 60 डिग्री वाले एंगल वाले फोर्स नहीं डिफाइन करेंगे। जो 90 डिग्री पे फोर्स पड़ रहा है सरफेस पे, वो यहाँ पे डालोगे। सो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये रहेगा आपका प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर बाय द फ्लूइड जो भी है। तो हर जगह से, जैसे इस पे आप देखो तो हर जगह से लग रहा है ना? जो भी सरफेस आप देख रहे हो हर जगह पे एक परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, हर फेस पे आ रहा है। सो प्रेशर हर जगह से। मान लो कि ये यही जगह पे पड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है बॉडी ना नीचे जा रहा है बॉडी, यहीं पे पड़ा है, मतलब हर जगह के फोर्स ने क्या कर दिया, उसे बैलेंस कर दिया है, हर जगह के फोर्स बैलेंस्ड है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए, है ना, लेफ्ट का राइट का इक्वल हो जाए, है ना, फ्रंट बैक का इक्वल हो जाए, तो ये एक जगह पे पड़ा मिलेगा आपको। तो वो भी हम सिनेरियो थोड़ा लेके चलेंगे डेरिवेशन में, इजी करने के लिए। फिर प्रेशर की बात करें, इधर स्केलर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन नहीं होगा इसमें। यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा यूनिट पुट की फोर्स की, वो क्या मैं पुट करूंगा? न्यूटन। ये जाके क्या होती है? मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम पास्कल ही बोल देते हैं इजीली। ठीक है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल है, ऐसा सिस्टम में। फिर और भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, बार में मेजर कर सकते हैं। एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल होता है बोल सकते हो, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले या पास्कल बोले एक ही बात है। एक बार में 750 ऑफ मर्क्यूरी होता है, 750 ऑफ एलजी होता है, याद रखना है। हेक्टो पास्कल मतलब एक हेक्टो पास्कल में 100 पास्कल होगा। और एक टॉर में 1 ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होगा। मतलब टॉर और ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इक्वल है, ऑफ एच जी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ऑफ एच जी। मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार में 750 ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एच जी बोला, तो उसके जगह पे आप टॉर भी यूज कर सकते हो, मतलब 750 टॉर भी होगा। थोड़ा ये याद रखो, कन्वर्जन तो याद रखना ही है, बट ये भी याद रखो भाई कौन कौन से इक्वल चलता है। जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इक्वल है वैल्यूज में, और टॉर और एम ऑफ एच जी या एम ऑफ मर्क्यूरी कॉलम भी इक्वल यूनिट्स, याद रखना। फिर डायमेंशन ये सब निकालना तो आपने 11th में सीख लिया था कि डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऊपर आप लिखो फोर्स का डायमेंशन, नीचे आप लिखो एरिया का डायमेंशन, फिर निकाल लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद है आपको? L1 M1 T-2। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब क्या? लेंथ का स्क्वायर। तो क्या होगा? L2 M0 T0। डिवाइड में माइनस हो जाएगा यहाँ पे पावर, 1 - 2 मतलब क्या? माइनस। 1 - 0 इज -2, -0 इज, ये आ गया डायमेंशन, भूलो मत बेसिक्स।
उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे जो प्रेशर हम लगाने वाला है इस सिलेंडर के ऊपर, हम नहीं लगाएंगे, वाटर लगाएगा। वो कितना लगाएगा वो हम निकालने वाले। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये चीज है, एजम्पशन जो टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, कि ये सिलेंडर को हमें लेना पड़ेगा ओपन। मतलब जो टॉप फेस है वो नहीं रहेगा, ढक्कन गायब रहेगा इसका, बॉटम सरफेस होगा। आप बोल सकते हो द सिलेंडर इज क्लोज एट द बॉटम एंड ओपन एट द टॉप। मतलब नीचे से क्लोज्ड है, देयर इज अ फेस, बट ऊपर से उसका ढक्कन गायब है, मतलब ऊपर से वो ओपन है। ऐसा लेके चलो थोड़ा ज्यादा फिर समझ में आता है। नहीं तो अगर आप क्लोज लेके चलो पूरी तरीके से नीचे से ऊपर से भी, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप फिर समझ नहीं पाओगे, घूमते रह जाओगे। और ये सब चीजें थोड़ा ये करते हैं लोग, रेज्यूमे में करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बट करते हैं। उससे उससे ही हमको लगता है, उससे ही अ, जो है कि शायद फिजिक्स टफ लगे, क्योंकि वो लोग उतना क्लियर नहीं लिखते कि भाई कैसा है ये, ओपन है क्लोज है। बिकॉज एक लाइन आगे आएगा जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप क्लोज लेके जाते टोटली तब। ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ये हम निकालते हैं। मतलब लिक्विड के, जैसे मान लो अगर ये ओपन है तो इसके अंदर कितना लिक्विड आ चुका है, भर चुका होगा कितना लिक्विड। तो इतने लिक्विड से इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है नीचे। ठीक है, कितना प्रेशर लग रहा है वो निकालोगे। तो ये इसको हम लिक्विड कॉलम बोलेंगे। लिक्विड कॉलम, इतना जो कॉलम ऑफ वाटर है उसने जो प्रेशर लगाया ऑन द सिलेंडर वो आप निकालोगे। सो कंसिडर अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये डेंसिटी का सिंबल होता है, ऐसे बनाओ, रो को ऐसे बनाते हैं, पी नहीं बनाते। वो तो प्रिंटिंग है, वो तो कंप्यूटर बना रहा है, हम ऐसे बनाएंगे। ये रो का डिनोशन, तो जहां पे रो यूज होता है वहां पे आप ऐसे बनाओगे। ठीक है। उसके बाद सिलेंडर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। जैसे आप यहाँ पे जो देख रहे हो एरिया, इस वाले सरफेस का वो क्या है, ए है। हाइट इज इमेजिन टू बी इनसाइड द वेसल एज शोन इन फिगर। इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो एच मान लेता है। बाद में ये बात तो मैंने बोल दी कि ऊपर से खुला रहेगा और नीचे से बंद रहेगा। द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द सिलेंडर एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अब लिक्विड कॉलम के कारण, लिक्विड कॉलम के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, इस पे उसका वेट लगेगा। जितना भारी आपका लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स इस वाले सरफेस पे लगेगा। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम जी। तो F इक्वल टू एम जी, जी इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एम जो मास ऑफ द कॉलम होगा इसके अंदर वो रहेगा। तो मास ऑफ द कॉलम, उसे पुट करो, जी को पुट करो, यू विल गेट द फोर्स और वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जो कि डाउनवर्ड जगह पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बॉटम वाले फेस पे लग रहा है। ठीक है, अब आप खुद देखो कि अगर ये पूरा पैक्ड होता ऊपर से नीचे से, तो आप इस स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करो कि भाई लिक्विड कॉलम जो सिलेंडर के अंदर है exerts a downward force on the bottom। पहले तो अगर वो क्लोज्ड है तो सिलेंडर के अंदर तो कोई लिक्विड जा नहीं पाता। अगर मैं क्लोज करके उसको डालता तो वो ऊपर तैर रहा होता। तो उसको और जस्टिफाई करने के लिए आप ऐसे करो, ऊपर से खोल दो, नीचे से पैक रखो। या अगर ये चीज अगर वो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करते कि भाई सिलेंडर लिया और भर दिया उसी
लिक्विड से, फिर उसका ढक्कन लगा दिया, फिर डाल दिया। अगर ऐसा बोलता तो भाई थोड़ा मैं मान के चलता, बट कुछ नहीं बोला। तो बेटर वे, आप लेके चलो इसको ऊपर, फ्रॉम टॉप। ठीक है कि भाई कैसे फिर पानी अंदर गया और यहाँ पे लगाया फोर्स, थोड़ा सा लॉजिक लेके चलो, हम हर चीज को ऐसे ही मत लेके कर लो। क्या मतलब फिर, एफ इक्वल टू एम जी अपना वेट लगेगा, वेट रहेगा लिक्विड कॉलम का जो कि लग रहा है इसके बॉटम वाले फेस पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम, अगर फोर्स लग रहा है बॉटम पे तो वहां पे प्रेशर भी रहेगा, बिकॉज ये फोर्स परपेंडिकुलर है विद द एरिया। तो आप यही फोर्स के हेल्प से, एरिया के हेल्प से क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया वाले फॉर्मूले से। फोर्स आपने यहाँ पे कौन सा देखा, वेट वाला फोर्स देखा, विच इज एम जी, पुट कर दिया एम जी, एरिया ए पुट कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक हम आ गए, टी इक्वल टू एम जी अपॉन ए। उसके बाद देखो, मास की बात करें, हमने डेंसिटी के बारे में थोड़ा सी बात पहले से कर दी थी कि मान लो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। तो डेंसिटी अगर रो है, मास एम है, वॉल्यूम वी है, अगर मुझे मास निकालना है तो मैं वी को वहां कर लेता हूं, तो एम मिलेगा आपको रो वी। सो मास इज रो टाइम्स वी। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम पे फोकस करो, वॉल्यूम पे। आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे आप निकालोगे, इसके एरिया, बॉटम सरफेस का जो एरिया है, इसमें अगर आप इसकी हाइट मल्टीप्लाई कर देते, इसका जो था पाई आर स्क्वायर एच, याद है आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया था, बॉटम सरफेस का एरिया, बॉटम सरफेस इज नथिंग बट आर सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इनटू क्या दिख रहा है आपको, एच। तो ऐसे वॉल्यूम बनता है, मतलब सिलेंडर में तो इजीली बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ऐसे एक गेम नहीं होता, कौन सा लिंगोचा क्या बोलते हैं उसे, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, और वो नहीं रख पाए ऊपर पूरा, तब तक आपको ये भी देखना है कि भाई अटैक नहीं हो रहा है आपके ऊपर, है ना। आजकल डेवलपमेंट भी ऐसे ही हो रहा है देशों का, कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ में डर भी रहे हैं कि भाई अटैक ना हो जाए, ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे तो ये चीज, मान लो ये चीज करनी है आपको, आप मान लो जो सर्कुलर फेस है, ऐसे बाकी है, हम तो जो गेम खेलते हैं उसमें क्या होता है, जो नीचे वाला बड़ा रखते हैं, छोटा 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 करते करते बनाते हैं। बट आप मान लो कि सारे के सारे जो डिस्क है ना वो सेम शेप साइज के हैं, और एक के ऊपर एक आप जब रखोगे, जब आपने इतने हाइट तक रख दिया होगा तो आप देखोगे कि अरे ये तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर चुका है, पूरा स्पेस इतना ऑक्यूपाई कर चुका है नीचे से ऊपर तक। तो वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए आपको ये दो चीज चाहिए होती है सिलेंडर के पर्सपेक्टिव से, एक तो एरिया बॉटम वाले फेस का, और क्योंकि सारे एसिड डिस्क जो हैं उनका एरिया सेम है, और कितने हाइट तक है ये, एच हाइट तक है, तो एरिया में एच मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए आप बोल सकते हो वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू एच। आप पुट कर सकते हो कहां पे, इस वॉल्यूम के जगह पे, तो वी के जगह पे ए एच लिख दिया, रो एज इट इज। ठीक है, तो मास जो था, कहां पे था मास, प्रेशर वाले फॉर्मूले में, आपने यहां पे जो mg लिखा था ना, mg, m के जगह पे क्या पुट करोगे आप, ए एच रो, तो ए एच रो कर दिया, साथ में जी भी था भूलना नहीं है, और नीचे ए है ही प्रेशर के फॉर्मूले से, ए लिख दी। अब यहां पे क्या होगा, ए और ए कैंसिल, क्या बचेगा, एच रो जी, एच रो जी, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, या और बेटर वे में बोलोगे तो ऐसा आप बोलो, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम बोलना और बेटर हो। ठीक है, जैसे अगर बात करो आप कि क्या, अगर ये ओपन है,
तो बॉटम वाले फेस पे क्या बस इतना ही लिक्विड लगा रहा है क्या प्रेशर? नहीं, इतना और है। तो इतना पूरा बड़ा सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर बड़ा होगा, उसकी जो हाइट होगी वो आप लिखो, तो ये थोड़ा बेटर है। टेस्ट वाला थोड़ा सा झोल कर देते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर लेके चले और वही पुट कर दिया। तो ये मत बोलो एच, आप बोलो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कि भाई पानी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का ही पूरा आएगा, और इसका जो हाइट होगा वो लेके चलो। ये चीज बहुत ज्यादा इलॉजिकल है कि भाई यहां पे बीच में है, तो अंदर आया हुआ जो लिक्विड है वही प्रेशर लगाएगा। अरे इसके जस्ट ऊपर वाला लिक्विड क्या करना है, शोपीस थोड़ी है। तो इतना पूरा जो सिलेंडर होगा लिक्विड कॉलम वाला, वो प्रेशर लगाएगा। उसका जो हाइट है वो लेके चलना है। ठीक है, तो ये एच से कंफ्यूजन थोड़ा सा ठीक कर लेना, एच मतलब वो वाला हाइट रहेगा अपना। या देख लो यहाँ पे बोला भी है डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस। अब कितना झोल करते हैं लोग, ये बात मैंने एज इट इज उठाई है कहां से, टेक्स्ट बुक से। लेकिन मैं खुद खुश नहीं हूं इस चीज से। यहाँ पे बोल रहे हैं डेप्थ एच है बिलो द फ्री सरफेस, मतलब ये जो आपका सरफेस है ना, इससे नीचे जो डेप्थ है, जितने डेप्थ तक अपना सिलेंडर गया वो है एच। बट डायग्राम में कैसे लेबल किया है, एच बताया हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब नीचे क्या, अब यहाँ पे क्या बोला कंक्लूजन में, कि भाई ये तो डेप्थ है जितना नीचे तक मेरा सिलेंडर गया है। तो खुद के बात पे नहीं रहते, इसलिए आप रहो अपनी बात। कहां तक का लिक्विड, मतलब यहाँ पे एच हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं होगा, ये हाइट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर होगा, जो कॉलम की बात कर रहे हैं। इतना पूरा अप्लाई करने वाला है प्रेशर, कहां पे, बॉटम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एच रो जी। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है हम सब पे, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफाइन कर लेते हैं चलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर। मतलब बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये किसके बराबर है, वेट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर। आपके ऊपर जो हवा है, जो हवा का वेट है आपके ऊपर, एक तो ये, जो कि एक फोर्स ही होता है। वेट मतलब क्या, फोर्स ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। एक तो वही है, मतलब पर यूनिट एरिया की बात हुई है। और जो आपका फोर्स लग रहा है, ये बाय द एटमोस्फेयर या बाय द एटमोस्फेरिक कॉलम लग रहा है। और वो एटमोस्फेयर का कॉलम कहां से कहां तक है, फ्रॉम दैट पॉइंट। जैसे कि मेरे ऊपर अगर लग रहा है तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, जहां तक अपना अर्थ एटमोस्फेयर मतलब ओजोन लेयर का जो लास्ट हिस्सा होगा, वहां तक एटमोस्फेयर है। तो यहां से वहां तक का पूरा एटमोस्फेयर का जो कॉलम है, वो मुझ पे वेट लगा रहा है। और उसके कारण जो प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। और इसलिए आप ये डायग्राम को देखोगे, इस इमेज को देखोगे, तो आप ये देख रहे हो कि जितना, अगर मैं कुछ हाइट पे चला जाऊं, हाइट पे जाऊंगा, तो देयर विल बी लेस एयर अबव मी, मेरे ऊपर कम हवा होगी। फिर कम हवा होगी तो कम फोर्स लगेगा, एरिया सेम ही है, बट अगर फोर्स कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए आप जितना हाइट पे जाते हो उतना एटमोस्फेयर का प्रेशर कम होता है, और जितना आप नीचे रहोगे उतना देखो आपके ऊपर बोझ ज्यादा है, बोझ ज्यादा है एटमोस्फेयर का। सो देयर विल बी हायर प्रेशर।
ठीक है। तो वैसे ही हमने फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिफाइन किया, और बस यहाँ पे एक लिमिट बता दी आपको, लिमिट ऑफ दी, और लिमिट ऑफ दी जो भी है एटमॉस्फेयर जो है वो पॉइंट फ्रॉम जस्ट अबव या जस्ट एट दी हेड, या जो भी आपका चीज ऊपर दिख रहा है, क्या पता किसी का पैर ऊपर हो, ठीक है, तो वहां से उस पॉइंट से ओजोन लेयर तक जाएगा। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे ज्यादा ये कहाँ मैक्सिमम होने वाला है? अर्थ के सरफेस पे। ये भी बात उतनी सही नहीं है, ज्यादा बेटर है एट द सी लेवल, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस। क्योंकि देखो सरफेस जो है वो एकदम रेगुलर तो है नहीं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं प्लेटो कहीं माउंटेन, कहीं कहीं डेप्थ कुछ हो जाएगा। तो सरफेस बोलना सही नहीं, उतना बेटर आप ये बोलो सी लेवल, बिकॉज सी लेवल ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है। तो सी लेवल पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर भी करता है, जो 1 एटीएम की बात करते हैं हम, वो एट सी लेवल बात करता है। और फिर सी लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे उतना फिर बोलोगे कि भाई डिक्रीज कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज याद रखना। हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा था, मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स, बट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या? देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हर जगह है, जमीन पे भी है, समुद्र पे भी है, बिल्डिंग के चौथे माले पे भी है, माउंटेन के ऊपर भी है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। बट सी लेवल पे, या सी लेवल पे कोई पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखूं, तो उसे एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम पी नॉट से नोट कर लेते हैं, पी नॉट, पी नॉट। कहीं भी अगर ये सिंबल आ गया मतलब मान लेना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, बट नॉर्मल वाला, मतलब सी लेवल पे, बाय डिफॉल्ट सेट है ये सिंबल, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर पी एट अ डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एक साथ एक टोटल प्रेशर का एक इक्वेशन निकालेंगे। एक वही एक सिलेंडर लेके चलना है, कुछ डेप्थ पे लेके चलना है, और देखेंगे कितना इनका टोटल प्रेशर लगता है, ठीक है। फिर कुछ केसेस भी लेके चलेंगे, जैसे कि इसको फिर हम सरफेस पे लेके जाएंगे, मतलब ये जो आपका टॉप फेस देख रहे हो, इसको अगर मैं सरफेस पे लेके जाऊं तब कितना प्रेशर लगेगा। अगर मैं सिलेंडर को यहां रख दूं, सरफेस के ऊपर रख दूं, तब कितना प्रेशर लगेगा। तो ये सब चीजें आप उस इक्वेशन से सॉल्व कर पाओगे, वो इक्वेशन हम निकालेंगे यहाँ पे। सो द सिलेंडर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी तरीके से डुबा दिया गया है लिक्विड के अंदर। और वही सब है कि मान लो अपना लिक्विड वाटर है विद डेंसिटी रो, सिलेंडर हैविंग हॉरिजॉन्टल बेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हाइट h इज इमेजिन टू बी इनसाइड द टैंक। तो यहाँ पे हाइट को h मान दिया है, इस सिलेंडर की हाइट को h माना है, क्रॉस सेक्शन एरिया a माना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हाइट्स ली गई है, जैसे h1 और h2 लिया गया है। H1 H2 हाइट्स जो ली है आर मेजर्ड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि भाई H1 H2 हाइट है, बट कोई रेफरेंस पॉइंट पे लिया गया है, देखते हैं कौन सा रेफरेंस पॉइंट होगा। यहाँ पे एक बात लिखी है कि भाई H1 बड़ा होगा H2 से। H1 बड़ा होगा H2 से, तो बताओ रेफरेंस पॉइंट कहाँ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लूं टॉप पे, तो वहां से ये जो दूरी है ये H1 हो जाएगी, और ये दूरी हो जाएगी H2। मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कि H2 बड़ा है H1 से, बट हमें यहाँ पे जैसे हमने मान लिया, जैसे जो माना है कि भाई H1 बड़ा है H2 से, उल्टा हो रहा है, मतलब वो जो पॉइंट है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। अब आप देख, ये है H2 हाइट और ये है H1 है, अब दिख रहा है भाई H1 बड़ा है H2 से। तो वो रेफरेंस पॉइंट का खेल है कि माना कहाँ से गया।
हमने बॉटम से माना इसलिए H1 बड़ा दिख रहा है आपको H2 से, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसलिए H1 अगर बड़ा H2 से, तो अगर मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 में से अगर मैंने H2 माइनस कर दिया, तो बचा हुआ ये जो पार्ट है वो क्या रहेगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, उसको ही हमने क्या माना, H1। तो H बराबर H1 माइनस H2। फिर P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट्स H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। तो H1 और H2 पे जो प्रेशर लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको P1 बोला, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है H2 वाले हाइट पे जो प्रेशर है उसको P2 बोला। Force due to the weight of the water column above the cylinder acting vertically downwards on the top of the surface of the cylinder। अब ये चीज आप देखो और इसके हिसाब से जस्टिफाई करो भाई सिलेंडर कैसा होगा। यहां पे वेट ऑफ द वाटर कॉलम लग रहा है सिलेंडर के ऊपर, मतलब सिलेंडर के ऊपर वाला जो कॉलम है पानी का, इसका वेट लग रहा है, कहां लग रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसके टॉप वाले सरफेस पे वेट लगा। मतलब टॉप वाले सरफेस पे अगर वेट लग रहा है, टॉप वाला सरफेस पहली बात होना चाहिए, मतलब इस केस में इस सिलेंडर को आप क्लोज मान के चलो, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद, तभी आप ये बात को बोल पाओगे ना, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे कि भाई सिलेंडर के ऊपर का जो पानी का हिस्सा है वो सिलेंडर के टॉप वाले फेस पे अपना वेट लगा रहा है, उसके टॉप वाला फेस होना चाहिए ना, सरफेस होगा नहीं तो कैसे लगेगा फोर्स या वेट। तो पहले तो टॉप वाला सरफेस रहना चाहिए, तो मतलब वो क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, फिर एज पर दिस फॉर्मूला प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आप फोर्स निकाल सकते हो, मतलब उसका जो वेट है वो निकाल सकते हो इसको वहां शिफ्ट करके। और हमने यहाँ पे टॉप पे जो प्रेशर माना है, क्या माना है, P1 माना है, तो P1 इंटू ए कर लोगे तो आपको इस पे जो फोर्स लग रहा है F1 मिल जाएगा। उसके बाद फोर्स ड्यू टू द वाटर बिलो द सिलेंडर, जो सिलेंडर के नीचे है पानी, ये कहां फोर्स लगाएगा, बॉटम वाली पे लगाएगा ना फोर्स, नीचे से भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसको कोई चीज है जो, मान लो सिलेंडर यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है सरफेस पे, ना नीचे आ रहा है, तो मतलब नीचे से भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, इतना पानी का हिस्सा जो बियॉन्ड फोर्स हम बोलते हैं वो है ये। ठीक। तो नीचे से जो फोर्स है उसको हम F2 मान लेंगे, जो प्रेशर है P2 मान लेंगे, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, F2 बराबर P2 है बोल सकते हो। वैसे आपने यहाँ पे Fn बराबर T1 है बोला था, वैसे हम यहाँ पे F2 बराबर P2 है बोल सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, F2 बराबर P2 है। फिर जो वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब अब ऐसे ही मानो क्लोज तो है सिलेंडर नो डाउट, सिलेंडर के ऊपर वाला हिस्सा, सिलेंडर के ऊपर वाला जो पानी का हिस्सा है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, सिलेंडर के नीचे जो पानी का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और मान लो सिलेंडर खुद पानी से भरा हुआ है, अंदर में पानी भरा हुआ है हमने यहाँ, मतलब अंदर भी पानी होगा, और ये पानी का जो वेट है वो भी इसे फोर्स लगा रहा होगा, कहाँ, नीचे, वेट है तो नीचे की ओर लगेगा, और उस वाले वेट को हम mg से डिनोट कर देंगे कि मास ऑफ द वाटर कॉलम इनसाइड, स्ट्रिक्टली इनसाइड द सिलेंडर, और साथ में जी। सो W यानी कि फोर्स ही हो गया, mg ये वो लिक्विड, मतलब जो भी लिक्विड सिलेंडर उसके अंदर या लिक्विड कॉलम जो उसके अंदर बन चुका है उसका जो वेट है वो है ये mg जो नीचे की ओर लग रहा है। फिर आपको ये चीज तो पता ही है, सब छेड़खानी कर सकते हो आप, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पहले भी किया था। फिर वॉल्यूम को हमने क्या बोला था, V बराबर क्या बोला था, AH बोला था, है ना।
तो V बराबर ए एच पुट कर सकते हैं। और H हमने जस्ट देखा भी था, H मतलब क्या, HN माइनस H2। तो ऐसा कुछ कर देते हैं, H की जगह पे HN माइनस H2 करेंगे तो A इंटू HN माइनस H2 हो जाएगा। ये रहेगी V की वैल्यू। तो यहाँ पे जो V दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दिया, A इंटू HN माइनस H2 पुट कर दो, रो एज इट इज। तो ये मास हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, एज द वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम द फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस। तो मान के यही चलना कि मान लो सिलेंडर एक जगह पे पड़ा हुआ है, पानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर जगह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। हम यहाँ पे जो फोर्सेस लेके चल रहे हैं इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे बैलेंस, देखो इसको ऐसे देखो कि अगर ये वर्टिकली ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब जो वर्टिकल जो भी फोर्सेस हैं सब क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ये फोर्स लग रहा है नीचे, ये फोर्स लग रहा है नीचे, ये फोर्स लग रहा है ऊपर। मतलब जो टोटल फोर्स लग रहा है नीचे वो बराबर होगा इस फोर्स से जो कि लग रहा है ऊपर। मतलब F1 प्लस mg, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं नीचे की ओर, इनका जो टोटल आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो किसके बराबर होगा, F2 के बराबर, कि F2 ने बैलेंस कर रखा। तो F1 प्लस mg बराबर F2, ये बात हमने यहां पे लिख दी है। F1 प्लस mg बराबर F2। फिर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, जैसे कि आपको F2 पता है, F2 कितना पता है, P2A, पुट कर दिया P2A। F1 भी हमने ऐसे निकाला था, क्या निकाला था, P1A, लिख दिया। mg में थोड़ा सा छिड़कानी किया था हमने, m पे जगह पे क्या पुट करेंगे, रो ए H1 माइनस H2। तो रो ए H1 माइनस H2 और साथ में g भी तो है, तो g। अब ये हर एक टर्म में आप देखोगे तो a कॉमन है, दिख रहा है। तो ए हम राइट साइड में कॉमन निकाल सकते हैं और लेफ्ट साइड के ए के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचेगा, P2 P1 और यहाँ पे रो जी HN माइनस H2। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इससे अब जो करोगे करो, क्योंकि इसमें सब सारी बात कर दी हमने। पहले हमने बस ऊपर के प्रेशर की बात की थी, अब हमने ऊपर के कॉलम का प्रेशर लिया, अंदर पानी भरा है उसका भी प्रेशर लिया, वेट लिया, और जो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा प्रेशर वो भी लिया, सारे फोर्सेस लिए हमने। तो ये इक्वेशन, टोटल इक्वेशन है, इसमें सब कुछ है। अब आपको जो करना है, उसको सरफेस पे लेके जाना है सिलेंडर को, या सरफेस पे रख देना है, जैसे करना है आप कर सकते। इतना क्लियर है क्या, P2 बराबर P1 प्लस रो जी H माइनस H2, इसमें कोई डाउट है यहां तक, अगर समझ में आ गया तो क्लियर है। ऐसे मत सोचो कि अरे क्या मुझे हर एक स्टेप याद है क्या, नहीं, वो आप घर बैठो और रिवाइज करो बढ़िया से। मैंने अगर हर एक लाइन बोली आपको समझ में आ गई, समझ में आ चुका है, रिकॉल करना है, दिमाग पे रखना है, उसके लिए याद रखना पड़ता है, इसके लिए बैठना पड़ता है थोड़ा अकेले में। अब आप देखो केस क्या है, इफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर इज शिफ्टेड टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमने क्या कर दिया, जो टॉप ऑफ द सिलेंडर था, अब इस सिलेंडर को हम ऊपर लेके आए और इसको इंक्लाइन कर दिया सरफेस के साथ। मतलब जो ऊपर का जो लिक्विड कॉलम था वो क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। अब ऊपर का लिक्विड कॉलम गायब हो गया, मतलब वो जो ऊपर का लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर लग रहा था, जो फोर्स लग रहा था, वो क्या हो गया, गायब हो गया। बट अब कौन सा प्रेशर आ जाएगा, एयर के द्वारा, यानी कि एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। सो हम ये इक्वेशन जो है वो तो लिख लेंगे। अब यहां पे अच्छा एक चीज और देख लो, P2 P1 ये सब है क्या, P2 कौन सा वाला प्रेशर था, जो नीचे से लग रहा है, P1 कौन सा वाला प्रेशर था, जो ऊपर से लग रहा है। तो वैसे आप यहां पे ध्यान दो कि जो नीचे से लग रहा होगा प्रेशर उसको हम P2 ले रहे हैं, और जो ऊपर से लग रहा है उसको P1 ले रहे हैं। अब क्योंकि ये जो प्रेशर लग रहा है
वो उस फेस पे लग रहा है, और ये फेस कहां पे है? इस सरफेस पे। इस सरफेस को मैं सी लेवल का सरफेस ही बोल सकता हूं। मान लो कि समुद्र ही बना दिया मैंने, तो समुद्र के सरफेस पे जो प्रेशर होता है उसे आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। और सिंबल क्या होता था उसका? पी नॉट। मतलब जहां पे P1 वहां पे क्या पुट करोगे? पी। मतलब यहाँ पे पी नॉट लेके चल रहे हैं अभी। ये मान लो जैसे कि अगर ये पूरा का पूरा एक समुद्र हो जाए तो ये पी नॉट हो जाए। इसके बाद और यहाँ पे कुछ चीजें करनी है आपको। H1 बराबर 0 कर दिया। H1 0 कैसे होगा? रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया। बताते भी नहीं है टेक्स्ट बुक में। कभी नहीं बता। कुछ कुछ कर देंगे, बताएंगे भी नहीं। अब रेफरेंस पॉइंट सरफेस से ले लो। हमने H1 हाइट क्या बोली थी? जो टॉप पे है ना स्पेस, उसकी हाइट ली थी पहले हमने नीचे से। तो हमने बोल दिया था भाई H1 बड़ा है H2 से। अब रेफरेंस पॉइंट आप ले लोगे सरफेस पे। अब आप खुद देखोगे सरफेस पे, सरफेस की अगर डिस्टेंस पूछूं मैं, तो कितना रहेगा? वो 0 रहेगा। मतलब जो हाइट होगा H1 वो कितना हो जाएगा? 0। ये पर्सपेक्टिव लेके चलोगे, रेफरेंस पॉइंट ही घुमा दिया। अब H2 की बात करें। H2 क्या हो जाएगा? देख, ये वाला फेस अगर रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं तो यहां की हाइट H1 थी जो कि 0 आई। अब यहां की जो हाइट रहेगी फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको हमने क्या बोला? H2 बोला। इसको हम मान लो डी बोल देते, क्योंकि वो उतने डेप्थ तक है तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम उसको डी बोल देते हैं। मतलब H2 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? डी पुट कर सकता हूं। डेप्थ, कितने डेप्थ तक गए। बट अगर मैंने H2 को डी बोल दिया तो ये बात गलत हो जाएगी। बिकॉज डी मतलब कुछ डेप्थ, कुछ डिस्टेंस, कुछ तो होगा। और वो वैल्यू फिर 0 से बड़ी हो जाएगी ना। मतलब H2 बड़ा हो जाएगा H1 से। और हमने इनिशियल क्या एजम्पशन लेके चले हैं? H1 बड़ा H2 से। H2 H1 से बड़ा है, वो यहां पे दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए। फिर क्या करें? माइनस लगा दिया। माइनस लगा दिया तो माइनस ऑफ अ नंबर, एक निगेटिव नंबर 0 से तो बड़ा हो जाएगा। निगेटिव नंबर 0 से छोटा हो जाएगा, सॉरी। 0 बड़ा हो जाएगा निगेटिव नंबर से, मतलब H1 बड़ा हो जाएगा H2 से। तब ये चीज सेटिस्फाइड रहेगी। तो ये छेड़खानी करनी पड़ेगी। इसलिए हम लेके चल रहेंगे H2 को -D। क्या बोल रहे हो? वेरी गुड। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, हमने कुछ साइन कन्वेंशन यूज कर लिए। डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी नेगेटिव। तो मैं इस चीज को जो है, ये तो पॉजिटिव ही, ये नेगेटिव लगा दिया मैंने, क्योंकि मुझे इस चीज को लेके चलना है सही। एक कन्वेंशन हम मैंने खुद के दिमाग में बना दिया कि भाई ऊपर की ओर जाऊंगा तो मैं उसको पॉजिटिव मान लूंगा, और नीचे की ओर जाऊंगा तो मैं निगेटिव मान लूंगा। एक कन्वेंशन बनाया गया है। डिस्टेंस बिल्कुल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बट मुझे बनाना था, नहीं तो ये वायलेट हो जाती। कॉन्ट्रडिक्शन पहले वाले लाइन से आ जाता। खुद सोचो, मैं अगर यहां पे ये चीज सही बोल देता और ये बात मैंने सेकंड लाइन में बोल दी थी। आपने इनडायरेक्ट प्रूफ देखे ना? इनडायरेक्ट प्रूफ, अगर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए जो कि वायलेट कर रहा है मेरे पहले दूसरे लाइन को, पूरा पूरा प्रूफ गलत हो जाएगा ना। कैसे इतना बड़ा बोझ लेके चलूंगा मैं? एटमोसफेयर को तो ले ही रहा हूं। ये रिग्रेट, ये दुख का बोझ क्यों लेके चलूंगा? तो थोड़ा सा यही दुख ले लेते हैं। -D। ठीक है। अब देख, इस ब्रैकेट में अगर आप H1 को 0 पुट करते हो
और H2 को क्या पुट करोगे, माइनस डी, तो माइनस ऑफ माइनस डी होगा, तो 0 + डी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट डी बन जाएगा। तो ये ब्रैकेट की जगह पे आप डी देखोगे, रो जी डी या रो डी जी जो भी है दिख जाएगा यहाँ पे। P1 को हमने क्या माना था, P0 सरफेस पे प्रेशर, और P2 को P मान लिया, सिंपल सा कुछ। तो ये एक नई इक्वेशन बन चुकी है, जो कि स्पेसिफिकली कब के लिए है, जब मेरा टॉप वाला सरफेस ऑफ द सिलेंडर पानी के सरफेस पे आ जाए, तब के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा। जैसे वहां पे मुझे दिया रहेगा कि भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है एट द सरफेस, P0 दिया रहेगा, आपको कितनी गहराई तक गया है डी वो दिया रहेगा, डेंसिटी जी, वहां से आप प्रेशर निकाल सकते हो जो टोटल लग रहा है, ये प्रेशर टोटल प्रेशर है। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से लग रहा है वो P0 है, जो प्रेशर बॉटम का मिला के, ठीक है, बॉटम का भी लग रहा है, अंदर से भी कुछ नीचे की ओर लग रहा है, सब कुछ मिला जुला के ये है। बट यहां पे एक्स्ट्रा चीज आ गई है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, पहले नहीं था, पहले थोड़ी था ये, पहले एटमोस्फेयर कोई रोल ही नहीं था, जो था पानी को लेके चले, हम इसको लेके चले, अंदर के पानी को लेके चले, बट जब सरफेस पे लेके आए तो अब एटमोस्फेयर का भी रोल आ गया, और इसलिए एक नई इक्वेशन बनानी पड़ गई हमें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के साथ, ठीक है। इसे आप बोलोगे एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ डी, डी डेप्थ पे बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और ये जो P वाला प्रेशर है, ये प्रेशर कहां पे है, बॉटम पे लग रहा है यार, हमने P2 को तो मॉडिफाई किया ना, मतलब ये वाले प्रेशर को भी आप निकाल सकते हो P0 और इसके हेल्प से, मतलब सिलेंडर को सरफेस पर रखने के बाद बॉटम वाले पे जो प्रेशर लग रहा है वो निकाल सकते हो, या मुझे बॉटम वाला प्रेशर पता है तो मैं एटमोस्फेयर प्रेशर निकाल सकता हूँ, या इनमें से कोई एक चीज निकाल सकता हूँ जैसा मुझे डेटा दिया रहेगा। क्लियर है? क्या हुआ, साइड का प्रेशर, बिल्कुल वो भी होगा ना, बट इतना नहीं पढ़ रहे, हम धीरे धीरे जाएंगे चीजों के पास। पहले हमने बस नीचे की तरफ देखा बाय द वेट, अब फिर नीचे ऊपर अंदर भरा हुआ सब देखा, धीरे धीरे आएंगे, एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, कुछ चीजें हमें इग्नोर करनी पड़ती है चीजों को आसान करने की। जब आपने फ्री फॉल पढ़ा था तो आपने बस वेट की बात की थी, भाई वेट को 0 कर देंगे, हवा की बात कभी की, करते तो वही टाइम में पढ़ाई छोड़ देते, इसलिए चीजों को थोड़ा इग्नोर कर देना, मान लिया कि हवा नहीं है, बस ग्रेविटी ही ग्रेविटी है, या ग्रेविटी ही 0 हो गई, वेट 0 हो गया, जो भी, इसलिए चीजों को कुछ आसान करनी पड़ेगी आपको, बहुत कुछ है यहाँ पे, विस्कोसिटी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, एक चीज नहीं है, सबसे टेंशन है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी गई आसान करने के, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, मैं सिलेंडर को उठा के रख दिया सरफेस पे, ठीक है, सो सिलेंडर इज अबव द लिक्विड सरफेस बाय अ डिस्टेंस डी, मतलब डेप्थ डी था, डिस्टेंस डी पे ऊपर की ओर मेरा सिलेंडर जा चुका है, और अब मुझे अगर वही चीज थोड़ी मॉडिफाई करनी, मैंने वही फॉर्मूला लिखा जो मैंने डेराइव किया था सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप देखो, अब कौन सा वाला फेस एक्सपोज्ड है, देखिए ये चीज थोड़ा ध्यान देना कि अब यहाँ पे दो सरफेस आपको दिख रहे हैं, एक ये ऊपर वाला P1 लेके चलते हैं, नीचे वाला हम P2 लेके चलते हैं। P2 वाला जो सरफेस है वो वाकई पानी के सरफेस के लेवल पे ही है, तो इसको मैं सी लेवल वाले प्रेशर से चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं P2 को P0 अब बोल सकता हूं, P1 को P0 नहीं बोल सकता। P1 में ठीक है एटमोस्फेयर प्रेशर लग रहा है, बट इट इज नॉट एट द सी लेवल और वाटर लेवल, सरफेस लेवल। पहले क्या था, पहले जो P1 वाला ये था, ये थोड़ा नीचे डूबा हुआ था ना, ये कहां था, ये था सरफेस पे, तो P1 को मैंने P0 माना था। अब P1 ऊपर आ चुका है,
ये वाला पॉइंट ऊपर आ चुका है, P2 वाला पॉइंट अब सरफेस पे, तो P2 को अभी आप सरफेस पे जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है वो इस पे आप बोल सकते हो। सो P2 पे P नॉट आप पुट करोगे। P1 पे कोई प्रेशर लग रहा है, उसको P मानोगे, लेट से P मान ली। H1 जो हाइट है इसकी, उसको D मान ली। ठीक है, अब वही रेफरेंस पॉइंट आपका रहेगा सरफेस वाला। तो ये जो है H1 वाला, ये X1 वाला जो पॉइंट है, इसको आपने H1 माना। H2 वाला क्या हो जाएगा, सरफेस से सरफेस की दूरी कितनी होगी, 0 होगी। तो H1 को D माना है, H2 को 0 माना है, तो D माइनस 0 कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये D ले आए। ठीक, बाकी सब पुट करते हैं। तो P2 को मैं P नॉट पुट कर रहा हूं, P1 को मैं P पुट कर रहा हूं, रो डी पुट कर रहे हैं, तो डी जी जी। ओके, अब इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हो आप इसे वहां भेजो। सो पी नॉट माइनस रो डी जी इज इक्वल टू पी। तो पी बराबर क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस रो डी जी, ये चीज। एक और चीज, यहां पे ये सिलेंडर ऊपर आ चुका है, और अब ये केस है, मान के ये चलना है आपको, तो कि अब ये ऊपर आने के बाद ये सिलेंडर खाली हो चुका है एक हिसाब से। तभी यहां पे आप जब अंदर डेंसिटी देख रहे हो तो एयर की देख रहे हो, डेंसिटी ऑफ एयर यहां पे क्या कर, ये तब आया जब सरफेस ऊपर आए। सरफेस ऊपर आने से ये चीज आपको मेरे हिसाब से लेनी चाहिए कि अब ये खाली हो चुका है, ठीक है, या अंदर पानी की जगह पे हवा है, तब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर की बात की जाए। रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द हाइट डी अबव द सरफेस। ठीक है, सरफेस रखने के बाद वो जो केस बनेगा, उसके लिए फिर ये फॉर्मूला बनेगा आपका, जो प्रेशर पी होगा, ये वाला प्रेशर, प्रेशर पी ऊपर वाला प्रेशर है, यहाँ पे पी नॉट सरफेस वाला, सरफेस पे जो प्रेशर रहेगा। ठीक है, चीजों को देखो एक बार और, टाइम दो थोड़ा इस चीज को। ठीक है, ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। बताओ, यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? देखते हैं उससे, फिर कंक्लूड करता हूं मैं इस चीज को। डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसे रिवाइज करके आना। पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना सबका। थैंक यू सो मच, बाय बाय।